नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 4 यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बायो-सवार्ट लॉ समझने वाले हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इस टॉपिक को इतना आसान बना देंगे कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा और एग्जाम में पूरे मार्क्स आएंगे। तो ये कहानी शुरू हुई थी 1820 में। एक साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ओस्टेड। उन्होंने गलती से एक ऐसी चीज़ नोटिस की जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की दुनिया को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जब भी किसी तार से करंट पास होता है ना, तो उसके पास रखी हुई कंपास की सुई अजीब तरह से हिलने लगती है। बस यही एक सिंपल सा सवाल था, आखिर एक करंट ले जा रही वायर के पास रखा कंपास डिफ्लेक्ट क्यों करता है? इस छोटे से ऑब्जर्वेशन के पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ था, जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो इस अजीब से फिनोमेनन के पीछे का बेसिक आइडिया क्या है? ये बहुत ही सिंपल और काफी एलिगेंट है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, हम चैप्टर 1 से ये तो जानते ही हैं कि एक रुका हुआ चार्ज यानी एक स्टेशनरी चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, राइट? बिल्कुल उसी तरह जब वही चार्ज चलने लगता है, मतलब करंट बन जाता है, तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। तो फंडा क्या है? स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड। बस इतनी सी बात है। सिंपल है ना? अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पर सवाल ये है, कितना बनाता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इन सारे सवालों का जवाब देता है बायोट-सवार्ट्स लॉ। आप इसे इस पूरे प्रोसेस का मैथमेटिकल रूल बुक समझ सकते हैं। ये है बायोट-सवार्ट लॉ की A to Z एग्जैक्ट NCERT डेफिनेशन, इसके वेक्टर फॉर्म में। ये लॉ हमें बताता है कि एक करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल छोटे से टुकड़े, जिसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट IDL, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट P पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड DB कितना बनेगा। एग्जाम के लिए ये वेक्टर फॉर्म बहुत बहुत जरूरी है। अब देखो, ज्यादातर जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करते हैं। वेक्टर फॉर्म में जो क्रॉस प्रोडक्ट था DL क्रॉस R, उसका मैग्नीट्यूड होता है DL इंटू R इंटू साइन थीटा। जब हम इसे फॉर्मूला में रखते हैं तो नीचे के R क्यूब से एक R कट जाता है और फॉर्मूला बन जाता है IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और यहाँ एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है म्यू नॉट, जिसे कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पूरे कांस्टेंट की यानी μ0/4π की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो कैलकुलेशंस में टेंशन नहीं, सीधा यही वैल्यू यूज करनी है। चलिए, अब इस फॉर्मूला के हर एक हिस्से को ना आराम से डिकोड करते हैं एक सिंपल से डायग्राम की मदद से। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ IDL हमारा वो छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन करंट के फ्लो की डायरेक्शन में है। P वो पॉइंट है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। R जो है वो आइडियल से P तक का पोजीशन वेक्टर है। और थीटा ये आइडियल और R के बीच का एंगल है। फॉर्मूला के सारे पीसेस इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैग्नेटिक फील्ड DB की डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। सोचो कि जहां से DL और R शुरू हो रहे हैं, वहां एक स्क्रू रखा है। अब उस स्क्रू को पहले वेक्टर यानी DL से दूसरे वेक्टर यानी R की तरफ घुमाइए। स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वही DB की डायरेक्शन होगी। सिंपल। यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड DB हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें DL और R दोनों वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर DL और R आपके स्क्रीन के प्लेन में है तो DB या तो स्क्रीन से बाहर आएगा या स्क्रीन के अंदर जाएगा। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए, एक बिल्कुल छोटा सा NCERT का ही एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। हमें ओरिजिन पर रखे एक करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और करंट है 10 एम्पियर, उसकी वजह से Y एक्सिस पर 0.5 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। देखिए, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7, I है 10 एम्पियर्स, DL है 1 सेंटीमीटर जिसे हमने मीटर में चेंज किया तो 10⁻2 मीटर्स, डिस्टेंस R है 0.5 मीटर और एंगल करंट एलिमेंट X एक्सिस पर है, पॉइंट Y एक्सिस पर है, तो एंगल हुआ 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1। ये सारी वैल्यूज डालिए और आंसर आ गया 4.0 × 10⁻⁸ टेस्ला।
अब डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू रूल। डीएल एक्स एक्सिस से आर वाई एक्सिस की तरफ स्क्रू घुमाओ तो अंगूठा आएगा बाहर की तरफ, यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन एग्जाम्स में ना कुछ ऐसी आम गलतियां होती हैं जो चुपके से हमारे मार्क्स काट लेती हैं। तो चलिए इन साइलेंट किलर्स से बचते हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ और कूलम्स लॉ दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ हैं, तो थोड़े एक जैसे लगते हैं, पर इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं ना, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स एक स्केलर है, चार्ज Q, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक वेक्टर है, करंट एलिमेंट IDL। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सोर्स और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें DL और R होते हैं। ये पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक स्केलर यानी सिर्फ वैल्यू नहीं है, वो एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी है। और ये एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है। अगर कोई पॉइंट P करंट एलिमेंट के आगे या पीछे, मतलब उसके एक्सिस पर ही आ जाए, तो एंगल थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री। और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इसका मतलब उस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा। तो चलिए जो कुछ भी हमने अभी सीखा उसको फटाफट से समराइज करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये टॉपिक आगे के चैप्टर्स से कैसे जुड़ता है। तो आज के ये है सबसे जरूरी पॉइंट्स। पहला, मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। दूसरा, इस फील्ड को एक छोटे से एलिमेंट से निकालने का फॉर्मूला है बायो-सावर्ट लॉ। तीसरा, फील्ड की स्ट्रेंथ I, DL और साइन थीटा पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कम होती है। चौथा, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल करते हैं। और पांचवां, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड्स की तरह मैग्नेटिक फील्ड्स भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। हमने एक छोटे से DL से फील्ड निकालना तो सीख लिया है, पर सोचिए अगर हमें एक पूरे सर्कुलर करंट लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? इसके बारे में जरूर सोचना, क्योंकि इसका जवाब ही इस लॉ की अगली बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन